देश में इतना घिनौना काम हुआ है जो सुन के आपका रोंगटे खड़ा हो जाएगा। कोलकाता का इंसिडेंट में दिखाया गया है कैसे हमारा समाज फेल हो रहा है, वो भी महिला के लिए, जहाँ पे हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को ये सब रोकना चाहिए, उल्टा उसने दूसरा प्रोटेक्ट निकाल रहा है। और कोलकाता का पुलिस ये सब रोकने के बजाय उल्टा ट्विटर में नोटिस भेज रहा है। क्या चल रहा है इस देश में, इस इंसिडेंट में हुआ क्या और कौन जिम्मेदार है, मैं आप सबको फुल डिटेल्स में समझाना चाहता हूँ। आरजीकर मेडिकल कॉलेज नॉर्थ कोलकाता का शाम बाजार लोकेलिटी में नॉर्थ का बेस्ट में ये बना था 1886 में और देश का सबसे पुराना मेडिकल कॉलेज में से एक है। और इस पुराना अस्पताल में एक घटना हुई जिसमें पूरा देश को हिला डाला। 8 अगस्त रात के 11 बजे 31 साल का पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग 30 घंटे का शिफ्ट में था। पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग बेसिकली डॉक्टर होती है जो मास्टर कंप्लीट करते, और इस ट्रेनर के लिए 24 घंटे से 72 घंटे ट्रेनिंग एक आम बात है। और इन शिफ्ट के दौरान उनको हमेशा ऑल कॉल रहना पड़ती है। जैसे कि वो आराम तो कर सकती है, लेकिन जब भी कोई कॉल आएगा उसको तुरंत वहाँ पे जाना पड़ेगा। रात में उसने अपना घर वालों से बात की और रात में उसको गुड नाइट बोल दिया, जिसके बाद उसने अपना मेडिकल राउंड करने लग गई उस अस्पताल में, जो उसके लिए बहुत ही आम बात है। रात के 2 बजे उसने उनका 4 कॉलीग के साथ डिनर करने लग गई। कॉलेज का प्राइमरी 3rd फ्लोर सेमिनार हॉल में उन्होंने खाना ऑर्डर किया और फिर उन्होंने टीवी पे ओलंपिक देखने लग गया, क्योंकि उन्होंने नीरज चोपड़ा को सपोर्ट कर रहे थे और उस दिन उसे सिल्वर मेडल भी मिला था। सेमिनार रूम 40 बाई 30 फीट का एक कमरा है जहाँ पे 50 लोग बैठ सकते हैं। और इस सेमिनार रूम में घुसने के लिए 3rd फ्लोर के लिफ्ट से एक कॉर्नर डोर को पास करना पड़ेगा जहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। लेकिन सेमिनार रूम में कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था। जैसे नीरज चोपड़ा का शो खत्म हुआ था उस टाइम इस ट्रेनर ने सेमिनार रूम को छोड़ते थे, लेकिन थकावट के वजह से वो लड़की उधर ही सो जाते क्योंकि उनको 36 घंटे का शिफ्ट था। लेकिन रात के 3 बजे एक इंटर्न उनको जरूर जगाता है क्योंकि उनको एक रिपोर्ट दिखानी थी। लेकिन वो रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने वहाँ पे वापस फिर से सो जाते और ये आखिरी बार था जब उनको जिंदा देखा गया था। अगले दिन सुबह 7:30 बजे 31 साल का ट्रेनर का बॉडी मिलती है उसी हॉल में करीब 10 इंजरी के साथ। उनका आंखों से और उनका प्राइवेट पार्ट से बहुत सारा खून भी निकल रहा था। सुबह का 10:53 AM को हॉस्पिटल का सुप्रीम असिस्टेंट उस लड़की का पेरेंट्स को कॉल करता है और बोलता है कि आपको जल्दी अस्पताल आना होगा, आपका लड़की का तबीयत बहुत खराब है। तकरीबन 22 मिनट बाद 11:15 AM को सेम व्यक्ति उन पेरेंट्स को वापस कॉल करता है और बोलता है कि आपका बेटी ने कर ली। उसके बाद तो लोग बोल ही दिया जो आपका लड़की सुसाइड दिया, आप लोग जल्दी आइए। वहाँ हमको 3 घंटा खड़े रखा। और उसके बाद जब उनको परमिशन दिया गया है तो लड़की का पिता को कहा कि आप बस अंदर जाके एक फोटो ले सकते हो, उसके बाद आपको बाहर आना पड़ेगा। जब पिताजी ने अपना लड़की का कंडीशन देखी तब बिल्कुल ही टूट गया। लेकिन लड़की के पिताजी उन्होंने कहा मेरा बेटी का हुआ है, लेकिन वो तो चली गई, हम उनको तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इंसिडेंट सामने आने के बाद कोलकाता का पुलिस विनीत कुमार गोयल और स्टेट हेड सेक्रेटरी NS निगम उन्होंने वहां जल्दी पहुंचते सब कुछ पता करने के लिए। और ये भी पता चलती है कि चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने उस लड़की का फैमिली से बात की है और उनको ये भरोसा दिया है कि उनको इंसाफ मिलेगा। पर अब प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। आजकल हॉस्पिटल का बहुत सारा डॉक्टर और बहुत सारा पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनर ने प्रोटेस्ट स्टार्ट की है और एक ऑटोप्सी का डिमांड की है। इसके बाद देश भर का मेडिकल हॉस्पिटल में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाती है। 9 अगस्त के सुबह पहली बार पुलिस क्राइम सीन में पहुंचती है, क्योंकि उनका ड्यूटी हॉस्पिटल के आउटपुट पे होती है, इसलिए वो जल्दी पहुंच पाती है। वो इमीडिएटली टाला पुलिस को इन्फॉर्मेशन करती है, क्योंकि उनका ड्यूटी बेसिकली हॉस्पिटल में होती है इसलिए। लेकिन उसके बाद उस पुलिस स्टेशन से एक टीम आती है। सुबह का 11:30 बजे ऋतिक डिपार्टमेंट का एक्सपोज वहाँ पे पहुंचते हैं और एक की सजेस्ट किया जाता है अननेचुरली डेथ का, और फैमिली से कंप्लेन करने के वजह से इस केस बदल जाती है रेप्स और मर्डर में। फिर पुलिस का टीम एक कमरा में 15 कंप्यूटर स्क्रीन इंस्टॉल
करती है और सारे सीसीटीवी फुटेज देखने लग जाती है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। उस रात 5 लोग ड्यूटी में था और सभी को सेपरेट किया जाता है और एक एक करके इंटरोगेशन किया जाती है, क्योंकि उन 5 लोगों का स्टेटमेंट एक ही जैसी होती है। इस वजह से उन 5 लोग पुलिस के निगरानी से बाहर आ जाता है और री एग्जामिनेशन फोकस के दौरान एक बंदी के ऊपर फोकस करती है। 3rd फ्लोर सेमिनार रूम में सुबह 4 बजे घूम रहा था और उनके कंधे में सीसीटीवी कैमरा में एक ब्लूटूथ ईयरफोन दिखती है। ये डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़े टाइम के बाद आपको पता चल जाएगा क्यों। हॉस्पिटल का एक पुलिस इंस्पेक्टर इस बंदे को आइडेंटिफाई करती है। इसका नाम है संजय रॉय। उनका मोबाइल को जब ट्रैक किया जाता है तब पता चलती है कि वो कोलकाता के एक सॉल्ट लेक में एक पुलिस बारात में लोकेटेड है। अगले दिन मतलब कि 10 अगस्त को एक पुलिस की टीम भेजी जाती है उनको पकड़ने के लिए। इस चीज के दौरान इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है और क्राइम सीन पर उनको ब्लूटूथ ईयरफोन मिलती है। संजय को पूछा गया कि आपका ब्लूटूथ ईयरफोन कहाँ है जो हमको सीसीटीवी में दिख रहा है। संजय कहता है वो कहाँ पे खो गए और संजय का फोन का जब ब्लूटूथ ऑन करती है ब्लूटूथ फोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है उस ब्लूटूथ ईयरफोन से जो उनको क्राइम सीन में मिला था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में संजय स्लॉट नंबर ऑन हो जाती है और उसकी इंटरोगेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्सीडेंट के रात जब संजय पहली बार हॉस्पिटल घुसा था तब उसने दारू पी रखी थी और रात का 11 बजे वो फिर हॉस्पिटल को छोड़ता है दारू पीने के लिए और वापस फिर आता है सुबह के 4 बजे। कोलकाता का पुलिस ने कहा कि संजय ने कन्फेशन कर ली है एविडेंस के लिए। उन्होंने संजय का बॉडी पर कई इंजरी मार्क्स भी देखे और उन्होंने विक्टिम के नाखून से जो सैंपल मिले वो भी संजय के डीएनए से मैच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ऑफिशियली फॉर एग्जैक्ट रिपोर्ट अभी तक रिलीज नहीं हुई है। पर संजय राय है कौन? संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी ज्वाइन किया था। मैनेजमेंट वॉलंटियर बेसिकली वो होता है जो रास्ते में कार वगैरह जाम लग जाती है तो वो क्लियर करने में काम आती है। वो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट वाला काम है जो उनको 12,000 महीने मिलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली ऑफिशियली पुलिस नहीं होती है। लेकिन उसका बिहेव वगैरह देख के ऐसा लग रहा है कि वो एक्चुअली कोलकाता पुलिस है। इनफैक्ट उनका बाइक में भी कोलकाता पुलिस का एक स्टिकर था। हॉस्पिटल स्टाफ ने बताया कि संजय उधर आता रहता था और वो हॉस्पिटल प्रिंसिपल का बहुत ही क्लोज भी था। इनफैक्ट संजय ने ये चीज यूज भी किया था पैसा कमाने के लिए। पेशेंट से पैसा लेके वो ये वादा करता था कि वो उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा देगा। अभी संजय एक सस्पेक्ट ही है क्योंकि अभी ऑफिशियली रिपोर्ट नहीं आई है, क्योंकि पुलिस और सीबीआई क्या रिपोर्ट की अनुयायी अभी तक कोई भी कन्फेशन नहीं मिला है, इसलिए वो उनको पूछताछ कर सकती है। और ये कोई पहला पुलिस कंप्लेंट नहीं है संजय के खिलाफ। 13 मई 2023 को उनका बीबी ने एक पुलिस कंप्लेंट फाइल की थी जब वो 3 महीने का प्रेग्नेंट था। तब संजय ने उनका बीबी को पीटा था। उसका 1 साल पहले 8 अगस्त 2022 को एक और पुलिस कंप्लेंट हुई थी संजय के खिलाफ ऐसे चीज पर, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हुआ क्योंकि इनफैक्ट वो पुलिस वॉलंटियर के साथ काम करता था। दुर्गा देवी जो संजय का सास है, उन्होंने कहा कि उनका बेटी को संजय हमेशा पीटता रहता था, लेकिन तब पुलिस ने उनके ऊपर एक्शन लिया होता तो आज ये इतना बड़ा इंसिडेंट होता ही नहीं। ये बिहेवियर रेपिस्ट के बारे में बहुत ही आम बात है। रेपिस्ट के अंदर कोई सॉरी का फीलिंग्स भी नहीं होती है, उल्टा वो दोष डालती है विक्टिम पर ही। जैसे देखेगी कि मुकेश सिंह जिनको फांसी का राय हुआ था निर्भया कांड में, वो क्या बोलते हैं, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। ये चीज देखी जाए। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है, लड़के भी उतने उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, इतने लड़के हैं उससे ज्यादा। संजय को पकड़े जाने के बाद भी कई लोग खुश नहीं है, बल्कि उनका कहना है कि संजय ने ये काम अकेला नहीं किया, बल्कि जो रियल कैपलेट है उनको छुपाया जा रहा है। क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में जो शॉकिंग डिटेल्स थे उन्होंने ये दिखाया कि एक करतूते एक आदमी का हो नहीं सकते। 9 अगस्त 4 बजे 40 मिनट पे जो रिपोर्ट आया है उस रिपोर्ट में ये दिखाया मैट्रेस पर बहुत सारा बाल पाए गए हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कई ऐसा चीज है जिसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ इस वीडियो में। पर डॉक्टर सुवर्णा गोस्वामी आरजीकर एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी और उन्होंने रिपोर्ट पढ़ के ये बताया कि इस रिपोर्ट में मल्टीपली पेंट किया गया है, जिसका मतलब है कि ये तो एक अकेला नहीं है और भी बहुत सारे लोग था। पर इंटरनेट में जो रिपोर्ट वायरल हो रही है कि 150 ग्राम जो सीमेंट पाया गया है
वो बिल्कुल ही गलत है। कोलकाता का सीके बिरला हॉस्पिटल का डॉक्टर ने भी इसके बारे में बात की है कि जो भी रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के अनुयायी 1 से ज्यादा आदमी इस क्राइम में मौजूद है। वो कहते हैं रिपोर्ट के क्राइम के हिसाब से मल्टीपल लोग इस घटिया चीज में इन्वॉल्व है। इसी वजह से इन्वेस्टिगेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है और जो माहौल था वो ममता बनर्जी के सरकार के खिलाफ चली जाती है जब लोगों को पता चल जाती है कि सरकार ने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ क्या किया है। आरजी कार का प्रिंसिपल संदीप घोष की जैसे मैंने पहले बताया था कि विक्टिम को फैमिली को बताया गया कि लड़की ने आत्महत्या किया है क्योंकि प्रिंसिपल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता है किसी भी कॉलेज का, इसलिए जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल की होती है और इसके ऊपर अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाती है। प्रिंसिपल का अप्रूव लिया गया है विक्टिम का फैमिली को कांटेक्ट करने से पहले, लेकिन घटिया बात तो ये है कि प्रिंसिपल ने विक्टिम के ऊपर ही दोष डालने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि कोई भी सेमिनार लड़की ने अकेला देर रात में हॉल में जाना बहुत ही गलत बात है। एक मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल ने दूसरे लोगों की तरह ही दोष उन लड़की के ऊपर ही डालती है उनके अत्याचार के पीछे। इतना घिनौना चीज बोलने के बाद प्रिंसिपल के ऊपर भी प्रोटेस्ट स्टार्ट हुई, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। फाइनली 3 दिन के बाद 12 अगस्त को उन्होंने रिजाइन किया, पर बंगाल सरकार ममता बनर्जी उसको रिजाइन नहीं किया बल्कि उनको ट्रांसफर कर दिया कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पे वो फिर से प्रिंसिपल बन गए। मतलब आपको कोई जिम्मेदारी लेना नहीं है और इतना घटिया चीज बोलोगे, उसके बाद आपको पोजीशन से नहीं हटाया, उल्टा आपको दूसरी जगह ट्रांसफर करके फिर से प्रिंसिपल बना दिया। यह है ममता का सरकार। उल्टा उनका नए अपॉइंटमेंट ग्रुप ने डॉक्टर, स्टूडेंट और जूनियर स्टूडेंट ने ऑफिस का दरवाजा ही बंद कर दी ताकि ये प्रिंसिपल अपना नए पोजीशन ना ले पाए। तृणमूल सरकार का 2 मेंबर इस घटना को शांत करने के लिए गए। एक है एमएलए सरना कमल और स्टेट मिनिस्टर जावेद अहमद खान। और स्टूडेंट ने उल्टा कहा है कि आप शांत करने के लिए क्यों आए हो, आपको इतना ही परवाह है तो संदीप घोष को नया प्रिंसिपल क्यों बना दिया। संदीप घोष को तृणमूल पार्टी का बहुत ही करीब लोग है ऐसा मान सकते हो। और कई डॉक्टर ने ये आरोप लगाया है कि उन्होंने हॉस्पिटल ऐसा चलाता है कि ये हॉस्पिटल उनका बाप का है। और कई स्टूडेंट जो संदीप से नीचे काम करते हैं उन्होंने ये कहा ये प्रिंसिपल एक डिक्टेटर से कम नहीं है। करप्टेड आदमी है वो। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट लोगों को फेल कराना, टेंडर ऑर्डर देकर के 20% कमीशन लेना, मतलब आरजीकर में जो भी काम होता था सब जगह वो पैसा खाते। एक डॉक्टर ने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि प्रिंसिपल संदीप घोष कुछ भी कर सकता है तुम्हारा खिलाफ। वो अपना पॉलिटिक्स पावर यूज करते हैं उन स्टूडेंट को धमकी देने के लिए जब कोई भी स्टूडेंट उनका बात नहीं मानते हैं। इस प्रिंसिपल को सपोर्ट करने के लिए ममता है और आप सबको तो पता है ममता कैसा है, पागल इंसान। जहाँ पे घटिया काम होगा वहाँ पे ममता है, आप सबको तो पता है। उल्टा उस स्टूडेंट को उन्होंने फेल कर दिया है क्योंकि उनके खिलाफ उसने बोला है, इसलिए विक्टिम का लॉयर ने कहा सरकार ने प्रिंसिपल को हटाने के वजह से उल्टा उसको ट्रांसफर कर दिया। तुम सरकार के ऊपर कैसे भरोसा कर सकते हो।